Hello, my dear students of 9th standard English medium. Welcome back. I welcome you back once again in my class of social science. Okay, so today's lesson is going to be the 8th lesson of your textbook. 8th lesson जो हमारा civics का lesson है. ठीक है, इसका टाइटल जैसा कि आप देख सकते हो, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर्स, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, and during this lecture I would strongly recommend you to keep the textbook in your hand. आपको अपने हाथ में टेक्स्ट बुक रखना है और मेरे साथ साथ आपको भी पढ़ना है, यानी कि टेक्स्ट बुक पे आपको नजर रखनी है और जहां जहां पे भी मैं पॉइंट आउट करता हूं वहां पे आपको अंडरलाइन या हाईलाइट करना है वो सेंटेंसेस जो कि आपके आंसर्स प्रिपरेशन करने के लिए आपको बहुत ही उपयोगी होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए. ठीक है, तो हम लेसन की शुरुआत करते हैं. फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फीचर्स. कॉन्स्टिट्यूशन का जो मतलब होता है, सबसे पहले मैंने बोर्ड पे लिखा है और इनफैक्ट इन द वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द लेसन द मीनिंग इज गिवन. Any systematic collection of rules designed to govern a country's regime is known as a constitution. इसका मतलब बहुत ही साफ है, बहुत ही क्लियर है. ठीक है, कि कोई भी कंट्री को चलाने के लिए जो सिस्टमैटिक रूल्स और रेगुलेशन रिटन फॉर्म में बनाए गए हैं उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. ओके, वंस अगेन, अ सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ रूल्स डिजाइन्ड टू गवर्न अ कंट्री. एक देश को चलाने के लिए लिखित स्वरूप में जो एक डॉक्यूमेंट होता है या तो बुक होता है, ठीक है, रूल्स और रेगुलेशन का, उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं और शुद्ध हिंदी में उसको संविधान कहा जाता है. ओके, संविधान અને ગુજરાતીમાં આપણે કેવું હોય તો આપણે આપણી ગુજરાતી લેંગ્વેજમાં એને બંધારણ પણ કહી શકીએ છીએ. राइट, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन हमने समझा. अब आगे बढ़ते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होना चाहिए, व्हाई इट इज नीडेड इन द सिस्टम. तो ऑब्वियसली उसका एक जनरल तरीके से अगर बात किया जाए तो कोई भी एरिया ले लो, हम छोटे से शुरुआत करते हैं. सपोज स्कूल है या तो सोसाइटी है या टाउनशिप है या तो गांव है, ठीक है, या शहर है, तो जहां पे भी कम्युनिटीज रहती है, कोई एक पर्टिकुलर नंबर में कम्युनिटीज या तो स्टूडेंट्स हैं या तो फिर गांव के लोग हैं, और ठीक है, तो वहां के सिस्टम को ठीक ढंग से चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है. और अगर हम देश की बात करें तो हमारा देश, जैसा कि आप जानते हो, कि बहुत बड़ा देश है. करीबन 140 करोड़ की जनसंख्या है. तो अगर हम इमेजिन करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो ये देश कैसे चलता है, तो हमें कोई उसका आंसर नहीं मिलेगा. आंसर हमें तभी मिल सकता है जब हम इसका इंपॉर्टेंस समझे कि हाँ, इतने बड़े देश को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ही जरूरी है. सो देयरफॉर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव द कॉन्स्टिट्यूशन. और टेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है उसका. कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. बहुत ही बेसिक लेवल का और बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है हमारे लिए. द लॉज ऑफ द कंट्रीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, इसके जो लाइक देश के अंदर जो कोई भी नियम हम जान रहे हैं, ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर ही बने हुए नियम हैं वो सारे, और वो सभी सिटीजन्स को वो लागू पड़ते हैं वो रूल्स और रेगुलेशन. द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ शुड बी सब्जेक्ट टू रेलेवेंट प्रोविजंस. ओके, जो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई पर्टिकुलर रूल से रिलेटेड दूसरे सारे प्रोविजंस होते हैं, उससे जुड़े हुए ये सारे रूल्स होते हैं. ऐसा नहीं होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और लिखा है, ठीक है, और हमें कुछ और जानकारी मिल रही है गवर्नमेंट की ओर से या तो रूलर्स की ओर से. ऐसा नहीं होता है. सो द इन अ वे कॉन्स्टिट्यूशन इज सुपीरियर टू ऑल द लॉज ऑफ द कंट्री. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से भी ज्यादा ऊपर है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सारे प्रोविजंस लिखे गए हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए या तो उसको इजी टर्म्स में एक्सप्लेन करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं. लेकिन वो सारे प्रोविजंस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से ही जुड़े हुए होते
ठीक है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बेसिक डॉक्यूमेंट है, लाइव डॉक्यूमेंट है। और जब हमारे कंट्री को आजादी मिला 15 अगस्त 1947, तब हमें इस सबसे पहले इसकी नीड जो है, इसकी जरूरत पड़ी थी, और ब्रिटिशर्स की हेल्प से और दूसरे सारे डेमोक्रेटिक नेशंस के अच्छे पॉइंट्स को हम अडॉप्ट करके हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। ठीक है, तो ये सारी डिटेल जो है वो हम समझेंगे आगे वाले पॉइंट में, फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन अगर बना तो किस तरह से बना, क्या उसका प्रोसीजर था। ओके, ऑब्वियसली इतने बड़े देश के लिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होता है तो वो प्रोसीजर काफी लंबी होती है। As you can see, some of the vital points I have already written. Okay, कि किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने की प्रोसीजर जो है वो चलेगी। So सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले, उसको बनाने के लिए एक पर्टिकुलर गवर्निंग बॉडी जो है उसको डिजाइन किया गया था, जिसको नाम दिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो गवर्निंग बॉडी बनाया गया था उसका नाम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो आपके टेक्स्ट बुक में वो सारी डिटेल ऑलरेडी दी गई है। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये आपको याद रखना है। और कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, मैं वापस ये वर्ड आपको रिपीट कर रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूएंट ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर B.R. आम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर। सो दीज टू थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर। The president of the Constituent Assembly was Dr. Rajendra Prasad, and the chairman of the drafting committee of the Constitution was Dr. B.R. Ambedkar. ठीक है, अब ये कमेटी ने किस तरह से काम किया वो हम देखते हैं। So this was named as Constituent Assembly. Okay, और इसी असेंबली के अंदर 385 मेंबर्स नियुक्त किए गए। About 385 members of different religions, castes, and genders were appointed in the Constituent Assembly. So it was a kind of a large assembly representing the people from different backgrounds and different caste, different religion, different genders. ठीक है, ये कमेटी ने काम किया 166 सेशंस तक, और वो भी 2 सालों के अंदर, नियरली 3 इयर्स। ठीक है, प्रिसाइजली अगर देखा जाए तो 2 years 11 months 17 days। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कार्यकाल था। तो ऑलमोस्ट 3 सालों तक उन्होंने 166 सेशंस चलाए और काफी सारी चर्चा की और सबकी अनुमति से अलग अलग नियम जो है वो बनाए। ठीक है, और शुरुआत में जब ये कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हुआ था तो इनिशियली देयर वर 295 आर्टिकल्स। इनिशियली देयर वर 295 आर्टिकल्स, 8 अपेंडाइसेस। अपेंडिक्स को इंग्लिश में हम अपेंडाइसिस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद वापस मॉडिफिकेशन किए गए थे, काफी सारे मॉडिफिकेशन किए गए थे। उसके बाद 395 आर्टिकल्स बनाए गए और 9 अपेंडाइसेस बनाए गए। सो दैट वाज डन आफ्टर अमेंडमेंट्स। ठीक है, या तो फिर मॉडिफिकेशन, कुछ सुधार करने के बाद उसमें फाइनली 395 आर्टिकल्स और 9 अपेंडाइसेस लिखे गए थे। ठीक है, और फाइनली जब ये सारा काम समाप्त हुआ उसके बाद इट वाज पास्ड ऑन 26th of November 1949. The constitution was passed by the Constituent Assembly on 26th of November 1949.
ये वर्ड टू वर्ड आपको याद रखना है, ठीक है, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट करने का काम और सबकी अनुमति से उसको पास करने का काम जो है वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। और फाइनली 26 जनवरी 1950 एक्चुअली यहाँ 1949 लिखा है, लेकिन ये 1950 होना चाहिए। 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, क्योंकि नवंबर दिसंबर उसके बाद तो ये साल बदल जाते हैं, तो ऑब्वियसली 26 जनवरी 1950 को इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन आवर सिस्टम। इसको कॉन्स्टिट्यूशन को प्रजा के लिए, सिटीजन्स के लिए, भारत देश के लिए एनफोर्स किया गया, इंप्लीमेंट किया गया 26 जनवरी 1950 को। और उसी दिन को हम रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, एज अ रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और जो मेन वाइटल पॉइंट्स हैं उसको हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे प्रियम्बल के बारे में, ठीक है। प्रियम्बल एज यू कैन सी, उसको भी मैंने डिफाइन किया है। प्रियम्बल is the core and the most important part of the constitution. Once again, preamble is the core and the most important part of the constitution. यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत ही प्रियम्बल से होती है, ठीक है। जो हमारा संविधान है उसकी शुरुआत जो है वो प्रियम्बल से होती है, और इसीलिए उसको कोर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, राइट। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो हम समझते हैं आगे, अकॉर्डिंग टू वॉट एवर इज रिटन इन द टेक्स्ट बुक, ओके। इफ यू हैव अ लुक ऑन पेज नंबर 57, तो एग्जैक्टली जो प्रियम्बल दिखता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उसी का जेरॉक्स कॉपी यहाँ पे हमारे लिए टेक्स्ट बुक में दिया गया है, कि जैसे ही हम कॉन्स्टिट्यूशन को ओपन करते हैं तो प्रियम्बल का पेज खुलता है, और वो पेज जो है वो कुछ इस तरह से है, जो कि डायरेक्टली मैं टेक्स्ट बुक में से आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ, ओके। इट्स देयर ऑन योर ऑन पेज नंबर 57 इन योर टेक्स्ट बुक। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रियम्बल, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, means justice, social, economic and political justice, liberty, means liberty of thought, expression, belief, faith and worship, and equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. ठीक है, तो जितना भी प्रियम्बल में लिखा हुआ है वो मैंने वर्ड टू वर्ड आपके सामने पढ़ लिया। अब इसमें हमें कुछ वर्ड जो है उसके मीनिंग समझना बहुत ही जरूरी है, तभी हमें प्रियम्बल जो है वो समझ में आएगा। देयर आर सम कॉमन वर्ड्स, जनरल टर्मिनोलॉजीज है कुछ, लेकिन कुछ वर्ड शायद आपके लिए नए हो सकते हैं, तो उसका मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। कि सबसे पहले सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सारे वर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में यूज किए गए हैं। तो हम समझेंगे सॉवरेन का मतलब क्या होता है, ओके। सॉवरेन का मतलब होता है सुप्रीम अथॉरिटी, ठीक है, जो रूलर होता है, यानी कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे लिए रूलर है, यानी ये कोई इंसान नहीं है जो हमारे ऊपर रूल करता है, लेकिन जो कोई भी रूलर आता है, ठीक है,
हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज होती है, ठीक है, और इनफैक्ट 5 सालों में, हर 5 सालों में चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, और इलेक्शन के बाद जो है वो नई गवर्नमेंट आती है। लेकिन वो जो कोई भी नई गवर्नमेंट आती है, दे लाइक that government is abide by this constitution. So in that way you can say that the constitution is practically a ruler for us. और इसीलिए as a supreme ruler constitution के लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है sovereign. Okay? sovereign यानी सुप्रीम होता है। सोशलिस्ट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट यानी जो हमारा जो ये बहुत बड़ा समाज है, पूरा कंट्री के अंदर जितनी भी सारी जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, ठीक है, वो सारे समाज को, वो सारे जन समुदाय को, उसके वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। सो दैट वे इट इज सोशलिस्ट। इट इज सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब ये होता है कि हर एक रिलीजन को इक्वल इंपॉर्टेंस देना, राइट? So that is known as secular. Democratic republic. Democratic republic का मतलब ये होता है कि प्रजा की अनुमति से जो गवर्नमेंट बनती है उसको हम डेमोक्रेटिक सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि हम लोग वोटिंग करते हैं। जब इलेक्शन होते हैं तब हम लोग वोटिंग करते हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टी को या तो जो लीडर्स को मेजॉरिटी के हिसाब से वोट मिले हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स से वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जीतती है और उनका गवर्नमेंट बनता है। सो लाइक डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री इज रूल्ड डायरेक्टली बाय द पीपल। तो लोगों की सरकार होती है। देयरफॉर इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड भी इस्तेमाल किया गया है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी प्रजा के समुदाय के बनाया के द्वारा बनी हुई गवर्नमेंट, और जो जिसने डेमोक्रेटिक सिस्टम एक्सेप्ट किया है, ठीक है, वैसे सिस्टम को हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहते हैं, जहां पे जस्टिस दिया जाता है सबको। जस्टिस यानी न्याय। ओके, कौन से टाइप के जस्टिस होते हैं? सोशल यानी सामाजिक, इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक, और पॉलिटिकल यानी कि राजकीय। ये 3 टाइप के जस्टिस, न्याय हमें मिलते हैं। लिबर्टी, हमें आजादी मिला है, हमें स्वतंत्रता मिली है। कौन कौन सी चीज होगी? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। थॉट यानी हमें विचार, हमारे जो है वो उसको हम हमारे पेश कर सकते हैं कहीं पे भी। वो विचार जो पेश करने की जो आजादी है, ठीक है, वो है हमारे पास। एक्सप्रेशन तो वो भी वही है कि हमारे अंदर जो कुछ भी है उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, जो हमारे थॉट्स हैं उसको क्लियरली हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। बिलीफ यानी हमारी मान्यताएं, हमें फॉलो करने का हमें अधिकार है, ठीक है, हम जो कुछ भी मानते हैं उसके मुताबिक हम जी सकते हैं। दैट काइंड ऑफ लिबर्टी वी हैव। फेथ, फेथ यानी इट इज वेरी मच रिलेटेड टू काइंड ऑफ रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी, कि जो कोई भी भगवान या जो कोई भी धर्म के ऊपर हमें विश्वास है उसको हम फॉलो कर सकते हैं। और वर्शिप यानी जो हमारे भगवान है उसकी हम पूजा कर सकते हैं। सो दिस काइंड ऑफ लिबर्टी वी हैव। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। इक्वालिटी यानी कि इस देश में जो सिटीजन ने जन्म लिया है और बाय लॉ कोई भी इंसान देश का नागरिक है, ठीक है, तो उसको समान अधिकार है, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज उसको हर एक एरिया में मिलती है, वो चाहे जॉब हो या एजुकेशन हो, या तो जहां कहीं पे भी उसको राइट्स अपने यूज कर रहे हैं, तो दैट इक्वालिटी ही और शी एंजॉयज ऑन इक्वल मैनर इन आवर कंट्री। ओके, उसके आगे लिखा हुआ है जो वर्ड है वो आपके लिए नया है, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का एक एम ये भी है कि जितना भी समुदाय इस देश में रहता है उनके बीच में कोई डिफरेंसेस ना हो, ठीक है, कोई ऊंच नीच का भेदभाव ना हो, और सभी लोग भाईचारे की भावना से इस देश में रहें, ऐसा एक एनवायरनमेंट खड़ा करना, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल का एक ये एम है, ठीक है, क्योंकि अगर भाईचारा नहीं होगा तो इस देश में शांति जो है वो नहीं रह सकती।
तो देश में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए फ्रेटर्निटी का होना, ब्रदरहुड का होना, भाईचारे का होना, वो भी बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये था प्रियम्बल के जो मेन कुछ वर्ड्स थे उसका एक्सप्लेनेशन। हमें एक चीज और भी याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद उसमें कोई चेंज नहीं किया गया था 1976 तक। ओके, बट इन 1976 द वर्ड्स, खास करके प्रियम्बल में, सोशलिस्ट, सेक्युलर, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये 4 नए टर्म्स हमारे प्रियम्बल में ऐड किए गए थे। ओके, अब कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमें साथ ही साथ में एक चीज ये समझना भी बहुत जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो वो समय कुछ और था, पास्ट का समय है वो। आज से 70 इयर्स पहले उसको एनफोर्स किया गया था। अब इसका मतलब साफ है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ अमेंडमेंट्स करने पड़ते हैं। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन वही रहता है, लेकिन उसके अंदर समय के मुताबिक और उस वक्त की जनरेशन की एक्सपेक्टेशन या एस्पिरेशन के मुताबिक इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स या मॉडिफिकेशन करना भी जरूरी है। तो वो अमेंडमेंट्स और मॉडिफिकेशन करना उसकी शुरुआत जो है वो 1976 में हुई थी। दिस थिंग यू शुड रिमेंबर। ओके, अब जो नया टॉपिक है दैट इज अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है उसको हम समझेंगे। इसके लिए एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है। The preamble is a soul of constitution is also an important necessity. हमारे लिए एक बहुत जरूरी है प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और इवन हमारे लिए भी। और हम लिटरली यूं कह सकते हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन पूरा एक बॉडी है तो प्रियम्बल उसकी आत्मा है। Okay, therefore this line is written that the preamble is the soul of the constitution. To understand the framing of any law or its interpretation, preamble gives us proper guidance. अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी लॉ को अगर हमें समझना है तो उसका प्रॉपर गाइडेंस प्रियम्बल की ओर से हमें मिलता है। To understand the policy behind framing of any law, preamble plays an important role. ठीक है, कोई भी रूल कैसे बना है, क्यों बना है, या तो उसके पीछे क्या इंटेंशन है, क्या मोटिव है, ठीक है, उस चीज को समझने के लिए भी प्रियम्बल हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। द प्रियम्बल इज अ यूजफुल टूल टू अवॉइड द ट्रबल इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करना यानी उसको समझना। तो कोई भी रूल को समझने के लिए, ठीक है, उसका डीप मीनिंग निकालने के लिए भी प्रियम्बल जो है वो काफी हद तक हेल्पफुल है, इसलिए वो हमें महत्वपूर्ण है। When any ambiguity or obscure detail in law arises, preamble helps in understanding and interpreting the law. ठीक है, प्रियम्बल को लॉ को समझने के लिए कोई भी एम्बिग्विटी पैदा होता है। एम्बिग्विटी यानी कंफ्यूजन। ठीक है, कुछ लॉज ऐसे होते हैं जो लाइक बहुत ही जनरल लैंग्वेज में लिखे नहीं गए, तो वहां पे शायद एक कॉमन सिटीजन को वहां पे उसको समझने के लिए कंफ्यूजन हो सकता है। एम्बिग्विटी यानी कंफ्यूजन, तो वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए भी प्रियम्बल जो है वो हेल्पफुल रहता है। राइट, सो प्रियम्बल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल दिस वे। The preamble serves as a compass to understand the provisions of constitutional law. ठीक है, जैसे समंदर में एक शिप जा रही है और वहां पे चारों दिशाओं में एक ही जैसा सब दिख रहा है। ठीक है, ऊपर आसमान में बादल छा गए हैं और सन कहाँ है वो भी हमें नहीं पता है, तो उस वक्त क्या चीज काम में आती है? समंदर में, बीच समंदर में। तो कंपास जो एक साइंटिफिक मैग्नेट से बना हुआ एक कंपास होता है, वो हमें दिशा निर्देश करता है, डायरेक्शंस हमें शो करता है। तो उसी तरह से ये प्रियम्बल भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के उसको समझने के लिए हमें कंपास की तरह काम में आता है।
ठीक है। अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन वैसे देखा जाए तो काफी बड़ा डॉक्यूमेंट है, उसको समझना जो है वो प्रियम्बल को समझने से ही संभव है, पॉसिबल है। प्रियम्बल is nation's unity, integrity, and it is a standard crust of brotherhood among the citizens who are having noble sentiments and ideals. Okay, and this way preamble is backed by high ideals and goals. preamble के अंदर बहुत ऊंचे आदर्श रखे गए हैं, बहुत ऊंचे और बहुत ही हाई गोल्स जो है वो रखे गए हैं। ओके, और इस preamble को समझने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के बाद, उन्हीं आदर्श का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इंसान के दिमाग में होता है। तो कुछ इस तरह से प्रियम्बल हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे सिस्टम में काफी जरूरी है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यू टॉपिक, पिलर्स ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल के 3 मेन फीचर्स हैं, 3 मेन पिलर्स हैं, जिसके आधार पे ये प्रियम्बल टिका हुआ है। और वो 3 मेन पिलर्स हैं, डेमोक्रेसी, सोशलिस्टिक एंड सेक्युलरिज्म। ठीक है, ये तीनों वर्ड की थोड़ी बहुत चर्चा हमने ऑलरेडी आगे की है। इसका थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन हम करेंगे कि डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है। सबसे पहले जो हम समझेंगे वो वर्ड है डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी के समझने के लिए, उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें वो रिमाइंड करना बहुत जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन बना, यानी देश हमारा आजाद हुआ, उससे पहले वो हमारा कंट्री जो है वो ब्रिटिश रूल के अंडर में था। और हिस्ट्री का अगर थोड़ा सा हम याद करें तो ब्रिटिशर्स का रूल आया, उससे भी पहले इंडिया में बहुत सारे राजा हुआ करते थे, तो उस वक्त डेमोक्रेसी नहीं थी। ठीक है, दैट सिस्टम वाज नोन एज मोनार्की। जो देश में या तो जो कोई भी रीजन में एक राजा का रूल चलता है, उसको इंग्लिश में हम मोनार्की कहते हैं। उसके बाद ब्रिटिशर्स आए और ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेटिक रूल जो है वो इंप्लीमेंट किया था हमारे देश में। सो इन अ वे वी कैन कॉल इट दैट द ब्रिटिशर्स वर helpful in order to understand the system of democracy in our country. ठीक है, हमारे देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए जो है वो, उसमें ब्रिटिशर्स का काफी बड़ा योगदान है। और जब वो गए यहाँ से 1947 में, तो हमें डेमोक्रेसी का एक गिफ्ट देकर गए थे, क्योंकि उनके आने से पहले तो यहाँ पे मोनार्की था। तो ऐसा नहीं है कि उनके जाने के बाद वापस मोनार्की आ जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, क्योंकि समय काफी कुछ चेंज हो गया था। ब्रिटिशर्स ने हमारे देश के ऊपर 250 इयर्स रूल किया है। ओके, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि इतने लंबे अंतराल के बाद हम वापस मोनार्की को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इतने समय में हमने ये जान लिया कि मोनार्की कोई सही सिस्टम नहीं है। इस पूरे इतने बड़े देश को सही ढंग से चलाने के लिए monarchy was not a proper system. So the system which the Britishers taught us, democracy, we adopted the same system even after they went off. उनके जाने के बाद भी उसी सिस्टम को हमने जारी रखा है। तो क्या क्या उनके पास से हमने क्या क्या सीखा था कि डेमोक्रेसी बेसिकली क्या है। तो डेमोक्रेसी सबसे पहले वो गवर्नमेंट है, वो गवर्निंग सिस्टम है जिसको प्रजा के द्वारा डिजाइन किया गया है। उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है, कि सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ओके, और खास करके जिनकी उम्र 18 साल के ऊपर है, तो वो सिटीजन्स जब भी इलेक्शन होता है तब वो वोटिंग करते हैं। वोटिंग करने के बाद अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां जो है, और वो पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स वो इलेक्शन में जिसको बोलते हैं ना कि अपना रिप्रेजेंटेशन चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, और उस चुनाव हो जाने के बाद बहुत भारी संख्या में, जब चुनाव होता है तो बहुत भारी संख्या में सिटीजन जो है वो वोटिंग करते हैं। और वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो समाप्त होने के बाद उसका जब रिजल्ट आता है, वोट्स का काउंटिंग किया जाता है, तो जो उम्मीदवार को
सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वो उम्मीदवार जो है वो विजयी घोषित किया जाता है। और ऐसे बहुत सारे उम्मीदवार होते हैं, ठीक है। तो जो पॉलिटिकल पार्टी के सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स यानी उम्मीदवार विजयी होते हैं, उन पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, ठीक है। तो ऐसे लार्ज स्केल में डेमोक्रेटिक कंट्री में चुनाव होते हैं। हमारे जितने भी राज्य हैं, ठीक है, उनके भी अलग अलग चुनाव होते हैं, उसके बारे में डिटेल में हम आगे बढ़ेंगे। जितने भी स्टेट हैं हमारे, उनके भी इलेक्शन जो है, उनकी भी स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग होती है। बट राइट नाउ इन केस इफ वी टॉक अबाउट आवर मेन यूनियन गवर्नमेंट, देन इट इज इलेक्टेड इन दिस वे। एवरी 5 years द इलेक्शन इज हेल्ड, ओके। और हर 5 साल में काफी बड़ी संख्या में उम्मीदवार जो है अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेशन करते हुए इलेक्शन में खड़े रहते हैं। और कुछ उम्मीदवार जो है वो विजयी घोषित होते हैं और कुछ उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन हार जाते हैं। लेकिन जो जीते हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं? जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिनके सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स जीत रहे हैं इलेक्शन, उनकी वो गवर्नमेंट बनती है, ठीक है। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया कि डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक आइडियल्स, डेमोक्रेसी का सिस्टम हमारे देश में किस तरह से चल रहा है, ठीक है। सो ये एक मेन पिलर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे प्रियम्बल का, ओके। डेमोक्रेटिक वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है डेमोक्रेसी टॉपिक के अंदर, द वर्ड democracy is derived from Greek word demos, मतलब people, and kratos means power, means people's power is equal to democracy. That's the way you understand this word, ठीक है। तो डेमोक्रेसी के लिए जितना आपको समझना जरूरी था वो आपने समझ लिया है। एक चीज और यहाँ पे आपको समझनी है डेमोक्रेसी में कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, डेमोक्रेसी जो टॉपिक है उसके लास्ट पैराग्राफ में, ओके, पेज नंबर 59 जो सेकेंड पैराग्राफ, वहां में एक्सप्लेन किया गया है कि एडल्ट सफरेज या तो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज वो बेसिकली क्या होता है, ओके। तो उसका मीनिंग बहुत ही क्लियर दिया गया है अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक। Adult suffrage means the citizen above 18 years of age can cast his or her vote to one's choice of leaders without discriminating caste, creed, religion, language, gender, education, and income or birthplace. But it is essential that the citizens are enlisted in the electoral list. ठीक है, ये एडल्ट सफरेज में इतना लिखा है। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में हम समझ रहे हैं कि इंडिया का जो कोई भी सिटीजन, उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, ठीक है, तो उसको यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज मिलता है, मतलब कि उसको वोटिंग राइट मिलता है, ठीक है। आपको शायद पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हो कि ये वोटिंग राइट क्या होता है और कब मिलता है। तो 18 साल की उम्र हो जाने के बाद, ओके, आपको वोटिंग राइट मिलता है। लेकिन वो वोटिंग राइट पाने के लिए आपको इलेक्टोरल लिस्ट में रजिस्टर होना जरूरी है, ठीक है। इलेक्टोरल लिस्ट में रजिस्टर होने के लिए जो इलेक्शन कमीशन का जो लोकल ऑफिस होता है, वहां पे अगर आप जाते हैं और अपना बर्थ प्रूफ लेकर जाते हैं तो आपका नाम वहां पे वो रजिस्टर कर देते हैं और शॉर्टली, बहुत ही कुछ ही दिनों में आपके घर पे जो इलेक्शन कार्ड है, जो कि एक फोटो आईडी वाला एक डॉक्यूमेंट होता है, फोटो आईडी, ठीक है, वो आपके घर पे बाय पोस्ट आ जाता है। तो इससे लाइक आपके पास एक प्रूफ रहता है कि बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया यू हैव एक्वायर्ड दैट राइट ऑफ कास्टिंग अ वोट whenever the election is held in the local area, as well as the election of the for the union government, ठीक है। तो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का ये मीनिंग है कि आपको 18 इयर्स के बाद वोटिंग करने का राइट मिलता है। सेकेंड पिलर है सोशलिस्ट। ये सोशलिस्टिक वर्ड जो है वो 1976 में
प्रियम्बल में ऐड किया गया था, ओके, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का 42nd अमेंडमेंट था। 1976 से लेकर आज तक काफी सारे सुधार हुए, अमेंडमेंट्स हुए, ठीक है। इसमें से ये 42nd नंबर का अमेंडमेंट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। सोशलिस्ट वर्ड ऐड करना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए जरूरी था क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी जो है वो सोशल वेलफेयर के ऊपर टारगेट करती है। जो कुछ भी गवर्नमेंट काम करती है या तो जो कोई भी स्टेप उठाए जाते हैं तो उसमें सोशल वेलफेयर बिना कोई भेदभाव रखते हुए, यानी कोई भी सिटीजन हो, कोई भी नागरिक हो, उसका भला करने के लिए ओवरऑल देखा जाए तो इतनी लार्ज कम्युनिटी का सोशल वेलफेयर करने के लिए गवर्नमेंट कोई भी स्टेप उठाती है, ठीक है। इसलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये वर्ड एज अ 42nd अमेंडमेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन सोशलिस्टिक वर्ड जो है वो ऐड किया गया है। हमें ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि बहुत सारे रिलीजन्स, बहुत सारी कास्ट और उनकी भी बहुत सारी सब कास्ट, और उसमें भी कुछ लोग अमीर है, कुछ गरीब है, कुछ मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, ऐसा मिला जुला हमारा कल्चर है, ठीक है। तो किसी भी सिटीजन को ऐसा ना लगे कि उनकी ओर भेदभाव किया जा रहा है, ऐसा उनको ना लगे। इसलिए ये एज एन एम, एज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ आवर प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन, ये सोशलिस्टिक वर्ड जो है वो 1976 में ऐड किया गया था, ठीक है। आइए अब हम समझते हैं थर्ड पिलर को, सेक्युलरिज्म। ओके, सेक्युलरिज्म के लिए मैं आपको सामने कुछ ऐसे वर्ड पढ़ूंगा जो ऑब्वियसली हम बार बार यूज करते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज, जैसे कि सर्वधर्म समभाव। ये गुजराती या हिंदी वर्ड में हम इसको यूज करते हैं। सर्वधर्म समभाव का मतलब ये होता है कि चाहे इंसान कोई भी धर्म को फॉलो करता है, कोई भी धर्म में वो बिलीव करता है, लेकिन हमारे देश में समभाव होना चाहिए, ठीक है। उसको लिबर्टी है, जो कोई भी रिलीजन को वो फॉलो करना है उसको फॉलो करने का उसके पास लिबर्टी है, लेकिन धर्म के आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा ऊंच नीच अगर हम रखते हैं तो ओवरऑल पूरे कंट्री का जो माहौल है, सोशल एटमॉस्फेयर है, वो बिगड़ने की संभावना रहती है। और अगर ये माहौल अगर बिगड़ जाता है तो हमारे कंट्री का इकोनॉमिकल प्रोग्रेस या तो मॉरल प्रोग्रेस, ठीक है, जो है डेवलपमेंट जो है वो हमारा, उसमें ये सारी चीजें बाधाएं बनती है। सो सर्वधर्म समभाव और सर्वधर्म समदृष्टि, इसको हम कुछ अलग तरीके से ये भी कह सकते हैं, सर्वधर्म समदृष्टि मतलब हर एक धर्म को समान नजर से देखना। ओके, सो दैट बेसिकली इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म। द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म इज कि कोई भी सिटीजन को धर्म के आधार पर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसके सामने धर्म के आधार भेदभाव जो है वो रखा जाता है। ओके, हमारे कंट्री का कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि इंडिया का ये मेन रिलीजन है, ठीक है, या तो इंडिया हिंदू कंट्री है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, बिकॉज वी फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म इन आवर कंट्री। ओके, नंबर के हिसाब से ऐसा हो सकता है कि हिंदूज की संख्या ज्यादा है और दूसरे धर्मों के लोग जो है कंपैरेटिवली कम नंबर्स में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू जो है वो सुप्रीम रिलीजन है इंडिया का, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जहां पे इक्वालिटी की बात आती है, वो चाहे कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन अगर उसके नंबर्स अगर माइनॉरिटी में भी आते हैं तो भी उनको इक्वल राइट्स मिलते हैं। मेजॉरिटी रिलीजन के रिप्रेजेंटेटिव्स को जितना राइट्स मिलते हैं उतने ही माइनॉरिटी रिलीजन को, वो चाहे इस्लाम है या क्रिश्चियनिटी है या पारसी है या सिख है, ठीक है, उनको भी वही मात्रा में इक्वल राइट्स मिलते हैं, और वैसी सिस्टम को सेक्युलरिज्म कहा जाता है। तो हम
प्राउड के साथ, ये प्राइड के साथ हम ये कह सकते हैं कि हमारा हमारा कंट्री जो है वो सेक्युलरिज्म वाला कंट्री है, जहां पे हर एक धर्मों को इक्वल माना जाता है। ठीक है, सो दिस वे वी डिस्कस द थ्री मेन पिलर्स ऑफ preamble: democracy, socialistic and secularism। ओके, अब इसके आगे बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस लेसन के लिए, लेकिन इसके बारे में डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो ये लेक्चर सुनने के बाद अभी तक का जितना भी हिस्सा हमने जो टेक्स्ट बुक में से पढ़ा है और डिस्कस किया है, उसको मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ कि एक दो बार बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ लेना है। आगे वाले लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू।